जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे सोलमेट 49। अबीर नीचे उतर कर आया, तब तक सिमरन और समीर अपने एग्जाम देने जा चुके थे और त्रिपाठी जी भी स्कूल चले गए थे। वह रूम में आया तो देख अम्मा जगी हुई है। कैसी तबीयत है दादी माँ? अबीर ने उनके पास बैठकर पूछा। ठीक हूँ, बस तेरा ही इंतजार कर रही थी। निमृत ने बताया कि तू आ गया है, पर दवाइयाँ का असर ऐसा रहता है कि नींद है आई रहती है। कैसा रहा सब कुछ? दादी बोली। अबीर ने उनके हाथ को थाम लिया और उनके पास ही बैठ गया। सब अच्छा रहा दादी माँ, और आपका आशीर्वाद है तब तक सब अच्छा ही होगा। आप पापा निमृत सब लोग तो मेरे लिए प्रार्थना करते हो, फिर भला मैं असफल कैसे हो सकता हूँ? अबीर बोला। हाँ तो है, बस अब जल्दी से तू मेडल ला और उसके बाद निमृत के साथ अपनी घर गृहस्थी शुरू कर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जी दादी माँ, अबीर ने कहा, और फिर थोड़ी देर दादी माँ के साथ बात की और फिर वह वापस से सो गई। अबीर उठकर आया तो देखा निमृत किचन में है। अबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और किचन की तरफ बढ़ गया। निमृत रोटियां बेल रही थी और अबीर ने पीछे से फिर से उसे बाहों में ले लिया और निमृत एक पल को चौंकी, फिर अबीर के स्पर्श को पहचान मुस्कुरा उठी। क्या हुआ, एकेडमी नहीं जाना क्या? जाना है, पर जब इतनी प्यारी वाइफ किचन में काम कर रही हो तो फिर किचन रोमांस करने का मूड बन जाता है ना। अबीर उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला। देख रही हूं आजकल रोमांस कुछ ज्यादा ही नहीं उबाल मार रहा तुम्हारे अंदर। सुधर जाओ अबीर त्रिपाठी, वरना इस बेलन से ना जम के सुताई लगाऊंगी, समझे तुम? निमृत ने हंसकर कहा। यार अजीब बीवी हो तुम। लड़कियों को तो पसंद आता है उनके हस्बैंड रोमांस करे तो, और तुम हो कि मुझे बस भगाने के मूड में रहती हो। अबीर झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोला। तुम्हें भगाने के लिए नहीं तैयार रहती, बल्कि तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और तुम्हारे सपने की तरफ तुम्हें ले जाने को तैयार रहती हूँ। तुमने कहा था ना कि अभी प्रैक्टिस जरूरी है, तो फिर जाओ, प्रैक्टिस का टाइम है ये। उद्धरण चिन्ह। निम्मी प्लीज रहने दो ना तुम्हारे पास। अभी नहीं, मैं कहा ना, रात को आऊंगी तुम्हारे पास, तब बातें करेंगे हम ढेर सारी। निमृत ने उसके गाल से हाथ लगाया। अभी तो घर में कोई नहीं है, अभी भी हमारे पास टाइम है ढेर सारी बात करने का और थोड़ा बहुत रोमांस करने का भी। अबीर ने फिर से उसके ऊपर अपनी बाहों का घेरा कस लिया। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारी प्रैक्टिस का किसी भी तरीके से लॉस नहीं होने दे सकती मैं, समझे तुम? निमृत सख्ती से बोली। यार तुम कितनी जालिम हो, जरा सा भी तरस नहीं आता अपने मासूम से हस्बैंड पर? अबीर ने कहा तो निमृत ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर उसके दोनों गाल पकड़कर खींच दिए। अबीर के मुंह से आह निकली और फिर अगले ही पल निमृत ने बढ़कर उसके गालों को चूम लिया। अबीर के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। अब ठीक है, अब जाओ, निमृत बोली। ऐसे नहीं, पहले मुझे भी किसी करनी है, अबीर ने कहा तो निमृत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अगले ही पल अबीर ने भी उसके गालों को प्यार से चुम्मा और फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़ लिया। सच में निमृत, मेरी लाइफ में आकर तुमने खुशियों के रंग भर दिए। एक अधूरापन था उसे खत्म कर दिया। हमेशा मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना, समझी तुम? अबीर ने कहा तो निमृत ने गर्दन हिला दी। आई लव यू अबीर, निमृत बोली। लव यू टू निम्मी, और उसी के साथ अबीर बाहर निकल गया। अरे नाश्ता तो करते जाओ, निमृत बोली। नाश्ता आज कुशल जी की तरफ से है वहीं पर, तुम टेंशन मत लो, और हाँ लंच भी मत बनाना, मैं अब शाम तक ही आऊंगा सीधा। अबीर जाते जाते बोला तो निमृत मुस्कुराकर बाकी के काम में लग गई। अबीर एकेडमी पहुंचा तो वहां पर कुशल जी ने अच्छी खासी पार्टी का इंतजाम किया हुआ था। अबीर के क्वालिफाई करने की खुशी में सभी बॉक्सेस इकट्ठे थे और खाने पीने का अच्छा खासा इंतजाम था। अरे सर, आपने तो इतना सब कर दिया, अबीर बोला। तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया अबीर। अभी से ही अखबारों में नाम आने लगा है अपनी इस एकेडमी का, और साथ ही साथ मेरा भी। इंटरव्यू लेने के लिए 2-3 न्यूज़पेपर वाले भी आने वाले हैं कल सुबह, जल्दी आ जाना। मेरे स्टूडेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिफाई किया है, कोई कमजोर बात तो नहीं है। कुशल जी ने अबीर के कंधे को थपका। अबीर मुस्कुराया और फिर सबके साथ खानपान होने लगा। आज मोंटी की शादी है तो वह तो आया नहीं है, तुम्हारा जिगरी दोस्त है, उसे मिस कर रहे होंगे ना? कुशल जी ने उसके पास आकर कहा। उसकी शादी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है उसके लिए सर। बाकी शाम को जाऊंगा मैं, वहीं मिलना हो जाएगा, बुलाया है उसने मुझे और निमृत को। उद्धरण चिन्ह। ठीक है चले जाओ, बाकी यह 15 दिन अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वहां जाकर तुम्हारा कंपटीशन टफ रहेगा।
वहां अकादमी में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होते हैं और वहां पर भी सिर्फ उसी को आगे बढ़ाया जाता है जो अपने आप को हर दिन साबित करता है। जरा से तुम ढीले हुए तो तुम्हारी जगह कोई और ले लेगा, तुम समझ रहे हो ना? जी सर, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तो मैं आया हूँ और रोज यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा। खुद को कमजोर थोड़ी ना होने दूंगा, जब इतना आगे आया हूँ तो आगे भी आगे ही जाना है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं खुद को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने दूंगा। अबीर ने कहा तो कुशल जी ने मुस्कुराते के उसके सर को सहलाया। खान पान के बाद अबीर बाकी बॉक्सर के साथ में प्रैक्टिस में लग गया और कुशल जी उसे सब सिखाते हैं और समझाते रहे। वही सिमरन एग्जाम देकर आए और आकर अपने कमरे में बैठ गई। कैसा हुआ तेरा आज का पेपर? निमृत ने आकर पूछा। पेपर अच्छा हुआ दीदी और मेरी तैयारी अच्छी थी। आप चिंता मत करो, बाकी समीर कहाँ है? सिमरन ने पूछा। वह भी स्कूल ही गया था, कह रहा था कि एग्जाम से पहले कोई प्रैक्टिकल होना है, उसके लिए गया था। एग्जाम तो उसके एक हफ्ते बाद है, निमृत बोली। इसलिए तो पूछा दीदी, क्योंकि घर में दिखाई नहीं दे रहा है, वरना अभी आकर मेरा क्वेश्चन पेपर देखता और फिर बोलता ये गलत है ये सही है। सिमरन हंसते हुए बोली। उसका प्रैक्टिकल था, शायद कोई इसलिए गया है, आता ही होगा। चल तब तक तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक समीर भी आ जाएगा। निमृत ने कहा तो सिमरन फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर में समीर आ गया तो निमृत, समीर और सिमरन ने एक साथ खाना खाया। अम्मा पहले ही खा चुकी थी और त्रिपाठी जी टिफिन लेकर जाते थे। भैया कहाँ गए भाभी? समीर ने अबीर को ना देखकर कहा। अकेडमी गए हैं और बोलकर गए हैं कि शाम को ही सीधे आएंगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ठीक है भाभी, उद्धरण चिन्ह। अच्छा सुनो, शाम को मुझे उनके साथ मोंटी की शादी में जाना है, तो तुम दोनों का खाना मैं बनाकर रख दूंगी, जब भूख लगे तब लेकर खा लोगे ना? निमृत ने कहा। यह भी कोई पूछने की बात है भाभी, आप बेफिक्र होकर जाए, हम मैनेज कर लेंगे और बाकी का दादी माँ का पापा का भी देख लेंगे। समीर बोला। थैंक यू समीर, निमृत ने कहा और फिर सब यूं ही बातचीत करने में लग गए। निमृत अपने रूम में आए और अपनी शादी का लहंगा निकालकर उसने देखा। क्या बात है दीदी, यह पहनकर जाने वाली हो क्या? सिमरन मुस्कुराकर बोली। हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं, तो सोचा यही पहन लूं। निमृत बोली। वैसे मुझे लगता है कि यह लहंगा आपको तब पहनना चाहिए जब आप और अभी जीजू अपनी लाइफ में आगे बढ़ने पर सोचो। शादी तो इस तरीके से हुई आपकी कि आप लोग फील नहीं कर पाए। अब जब आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है तो आप अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ोगे ना। पति पत्नी की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत करोगे और मुझे नहीं लगता उस दिन से ज्यादा इस लहंगे की किसी और दिन वैल्यू होगी। आखिर आपकी शादी का जोड़ा है ये। सिमरन ने कहा तो निमृत भी कुछ पल को सच में पड़ गई। सिमरन जो कह रही थी ठीक कह रही थी। निमृत ने वह लहंगा समेटकर वापस से अलमारी में रख दिया और फिर दादी माँ के कमरे में आकर रेखा की अलमारी से एक अच्छी हैवी साड़ी निकाल ली और उसे पहनकर तैयार होने लगी। शाम को उसे अबीर के साथ शादी में जाना था। त्रिपाठी जी भी घर आ गए और निमृत ने उन्हें बता दिया कि वह अबीर के साथ जाने वाली है। हाँ बेटा, आराम से जाओ, और वैसे भी अभी जो 10-15 दिन यहाँ पर है, तुम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करो, फिर वह एक बार चला जाएगा तो इतनी जल्दी आना नहीं होगा। त्रिपाठी जी ने मुस्कुराकर कहा तो निमृत ने गर्दन हिला दी। तभी अबीर आ गया। अरे तुम तो तैयार भी हो गई, चलो मैं भी रेडी होकर आता हूँ, अबीर बोला और सीडीओ की तरह बड़ा कि तभी ध्यान आया कि निमृत ने उसकी शादी वाला जोड़ा नहीं पहना है। उसने निमृत को रूम में आने का इशारा किया तो निमृत उसके लिए पानी लेकर रूम में गई। क्या हुआ अबीर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, मुझे तुम्हें देखना था। अबीर ने उसके कंधों पर हाथ रखा और ऊपर से नीचे तक देखा। बहुत प्यारी लग रही है, पर तुमने तो कहा था कि आज वह वाला लहंगा पहनोगी कि जो हमारी शादी के टाइम पर पहना था। अबीर ने उसे गहराई से देखते हुए कहा। हाँ, वह पहनना चाह रही थी, पर सिमरन ने कहा कि वह। निमृत बोलते हुए रुक गईं। क्या कहा? अबीर बोला। सिमरन का कहना था और मुझे भी लगता है कि जब हम हमारी जिंदगी की शुरुआत करेंगे तब इस ड्रेस को पहनूंगी, जो कि बेहद खास है मेरे लिए, जिसके साथ हम दोनों एक दूसरे के साथ बंधन में बंधे थी, अनचाहे ही सही पर जीवन भर के बंधन में। निमृत ने कहा तो अबीर मुस्कुराया। बहुत सही सोचा तुमने, चलो मैं मेरे कपड़े निकाल दो, मैं क्या पहनूं, फिर मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। मोंटी के अनगिनत कॉल आ चुके हैं निमृत, अबीर ने कहा तो निमृत ने जल्दी से उसके लिए कपड़े निकाले और फिर रेडी होकर दोनों मोंटी के घर जाने के लिए निकल गए। मोंटी की शादी यही पास के एक मैरिज हॉल से हो रही थी और अबीर और निमृत वहां पहुंचे तो मोंटी उन्हें देखकर खुश हो गया। उसने खुशी खुशी दोनों का स्वागत किया और फिर विवाह की
रस्में की शुरुआत हो गई और मोंटी खुशी खुशी जाकर मंडप के नीचे बैठ गया। वहीं पास में रखे गद्दों के ऊपर बाकी परिवार के लोग बैठ गए। अबीर और निमृत भी आकर बैठ गए। वहीं निमृत ने अबीर के कंधे से सर टीका लिया और होने वाली रस्मों को देखने लगी। मोंटी की शादी की रस्मों को देखते हुए अबीर और निमृत को अपनी शादी का दिन याद आ गया। दोनों के मन में ना कोई उत्साह था ना कोई खुशी, चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। अबीर जहां इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था तो उसने कोई सी रस्म भी में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और ना ही मन से कोई भी रस्म निभाई। तो वहीं निमृत सुधाकर जी के जाने के दुख में डूबी हुई थी तो उसे भी इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन रस्मों का क्या महत्व है और एक एक मंत्र हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। उस समय दोनों के लिए ही वह मजबूरी का रिश्ता था, एक बोझ था। बस दोनों त्रिपाठी जी के कारण मंडप में आकर बैठे थे। निमृत की आंखों में नमी आ गई। अबीर ने हौले से उसके कंधे पर हाथ रखकर थपका। क्या हुआ, हमारी शादी का दिन याद आ गया क्या? अबीर ने कहा तो निमृत ने धीमे से गर्दन हिलाई। कभी कभी कुछ बातें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती है अबीर, जिनके बारे में हमने ना सोचा होता है और ना हम तैयार होते हैं। हाँ, आज मैं जानती हूँ कि जो हुआ वह सही हुआ। आज की तारीख में हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे के साथ खुश हूँ। पर उस समय ना ही तो मैं तैयार थी और ना ही तुम तैयार थी, इसीलिए हमारी शादी उस तरीके से हुई ही नहीं जैसी होनी चाहिए थी। निमृत बोली। तुम्हें इस बात की तकलीफ है? अबीर ने पूछा। तकलीफ किसी बात की नहीं होती मुझे अबीर, खुद को मजबूत बनाना सीख लिया है मैंने। और सबसे बड़ी बात की शादी कैसे भी हुई हो, किन भी परिस्थितियों में रही हो, पर आज का सच है कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, और हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो चुका है। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी, उस तरीके से शादी होने के बाद भी, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे साथ साथ ही मैंने इतना अच्छा परिवार पाया है। समीर है, पापा है और दादी माँ है। उस समय मुझे लगता था कि शायद ये रिश्ता गलत हुआ है। तुम्हें तो लगता ही होगा कि रिश्ता गलत था, पर आज की तारीख में शायद तुम्हारे मन से भी इस बात का एहसास मिट गया होगा कि जो भी हुआ वह गलत हुआ, और मेरे मन में तो अब बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तुम्हारे साथ साथ मैंने इतना अच्छा परिवार पाया है, वरना मैं और सिमरन तो पापा के जाने के बाद अकेले ही हो गए थे। हाँ निमृत, उस समय पर मुझे भी तकलीफ हुई थी, पर अब मैं खुश हूँ और मैं सम्मान करता हूँ पापा के डिसीजन का, और साथ ही साथ मुझे खुशी है कि पापा ने मेरे लिए तुम्हें चुना। तुम एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, एक परफेक्ट सोलमेट जो हर कदम पर अपने लाइफ पार्टनर का मोरल सपोर्ट बनी हो और मुझे हिम्मत देती हो। मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती हो, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। इतना अच्छा सोलमेट तो किस्मत वालों को ही मिलता है। अबीर ने उसकी हथेली को दबाकर कहा तो निमृत ने वापस से उसके कंधे से सिर टिका लिया। शादी की रस्में पूरी हुई और उसी के साथ मोंटी और उसकी पत्नी उठ खड़े हुए और उन्होंने सबके आशीर्वाद लिए। उसके बाद मोंटी जाकर अबीर के गले लग गया तो वहीं निमृत उसकी वाइफ के साथ बातें करने लगी। आज तुम दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सगाई और शादी के बीच का ये जो 1-1.5 महीने का समय था, इसमें हम दोनों का रिश्ता जितना मजबूत हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा और निमृत भाभी का रिश्ता भी मजबूती पा गया है। मोंटी ने कहा तो अबीर ने मुस्कुराकर उसे देखा। हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने में तुम्हारा भी पूरा रोल है। तुमने भी अच्छा खासा मुझे समझाया है, तो कभी छेड़ा है, कभी डांटा है, तो मुझे कभी अपना दिव्य गुरु ज्ञान भी दिया है। अबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। जरूरी था अबीर, तुम दोनों का रिश्ता एक पूर्णता पाए, तुम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स का एहसास हो। जरूरी था अबीर। आज निमृत भाभी के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही मुस्कुराहट है जो कि इससे पहले मैंने नहीं देखी थी। शायद ये तुम्हारे प्यार का ही असर है, मोंटी ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा। हाँ, मैंने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी है। बता दिया है मैंने कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, अभी हम पति पत्नी के रिश्ते में पूरी तरीके से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि मैं पहले कुशल जी का सपना पूरा करना चाहता हूँ और देश के लिए खेलकर मेडल लाना चाहता हूँ। उसके बाद निमृत को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा मेरा जीवन अधूरा है उसके बिना। इतनी जरूरत उसे नहीं है मेरी, उससे ज्यादा मुझे उसकी जरूरत है। चाहे फिर वह मानसिक हो या फिर शारीरिक हो या फिर भावनात्मक, हर तरीके से मैं उस पर डिपेंड हो गया हूँ। वह मुझे इमोशनल सपोर्ट भी देती है, मेंटल सपोर्ट भी देती है। और कहते कहते अबीर रुक गया। अच्छा किया तुमने, बाकी हर रिश्ते की शुरुआत से फिजिकल रिलेशन हो वह जरूरी नहीं। फिजिकल रिलेशन का जब टाइम आएगा, जब तुम दोनों कंफर्टेबल होंगे, तब वह भी हो जाएगा। पर आज के समय की सच्चाई तो यह है कि तुम दोनों पति पत्नी बने हो। तुम दोनों की शादी को लगभग 10 महीने होने को आए हैं, तो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल तो रहो।
एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो, खुलकर बात कर सको, अपने मन की बात कह सको और यही तो रिश्ते को मजबूती देता है। मोंटी ने कहा, हाँ भाई समझ गया हूं मैं, और इसके लिए तेरा बहुत बहुत थैंक यू जो तूने मुझे समझाया। अबीर ने उसकी पीठ पर थपकी लगाकर कहा तो मोंटी मुस्करा उठा। तू दोस्त है मेरा, तेरे लिए कुछ भी। बाकी अब हमेशा उनका ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। हाँ जब तक यहाँ हूं तब तक ख्याल रख रहा हूं। 15 दिन बाद मुझे नेशनल एकेडमी जाना है। अबीर ने कहा, हाँ तो बात तो करते रह सकते हो ना, और जब कभी टाइम मिले तब मिलने आ जाया करना। मोंटी ने समझाया, हाँ कोशिश पूरी करूंगा। बाकी पापा से बात करी है मैंने। पापा अपना अटैचमेंट दिल्ली करा रहे हैं, तो शायद समीर और सिमरन के एग्जाम के बाद ये लोग दिल्ली शिफ्ट कर जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि निमृत भी अपनी पढ़ाई पूरी करे जो कि उसने अधूरी छोड़ दी थी। ये तूने और भी अच्छी बात सोची। इतना कोई नहीं सोचता है। शादी के बाद लड़कियों के सपने की कोई कदर नहीं रहती, पर तू सच में एक अच्छा इंसान है जो उनके बारे में सोच रहा है। उद्धरण चिन्ह। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं। निमृत ने जितना मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है उसके आगे कुछ भी नहीं है ये। और फिर सपने तो सपने होते हैं, और सपनों को टूटने का दर्द हर किसी को बराबर होता है। जब मैं अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं और निमृत मेरा साथ दे रही है, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके सपने को पूरा कर सकूं। मैंने तय कर लिया है कि उसका सपना जरूर पूरा होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे मनाने की। अबीर ने कहा, पर थोड़ा मुश्किल होगा। तुमने बताया था कि भाभी एमबीबीएस करना चाहती थी। शादी के बाद इतनी जिम्मेदारियां के बाद क्या ये पॉसिबल होगा? मोंटी ने सवाल किया। तुम्हें नहीं पता, पर सिमरन ने बताया है मुझे। बहुत ही शार्प और ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है निमृत। वह कर ले जाएगी, और सबसे बड़ी बात घर के कामों के लिए हम कुछ और अरेंजमेंट देख लेंगे। वैसे भी मैं एकेडमी चला जाऊंगा। अगर समीर का आईआईटी में एडमिशन हो गया तो वह भी हॉस्टल चला जाएगा। घर में इतना ज्यादा काम रह नहीं जाएगा, और बाकी जितना होगा वह सब मिलकर कर लेंगे, या एक मेड का इंतजाम और कर दूंगा। पर अब निमृत को भी अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाने ही होंगे, और मैं इस बार उसकी एक नहीं सुनने वाला। उसे मेडिकल की तैयारी करनी ही होगी। अबीर बोला, क्यों नहीं करेगी? जब तुम उसकी हर बात मानते हो और उन्हें प्यार से समझाओगे तो जरूर मानेंगी। मुझे पूरा विश्वास है अबीर, मोंटी ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद अबीर और निमृत मोंटी से विदा लेकर घर के लिए निकल गए। अबीर ने गाड़ी में एक लाइट रोमांटिक म्यूजिक चालू कर लिया और एक हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग संभाल दूसरे हाथ से निमृत की हथेली थाम ली। निमृत ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और फिर सामने देखने लगी। पता है निमृत आज मोंटी क्या कह रहा था? अबीर ने कहा तो निमृत ने उसकी तरफ देखा। कह रहा था कि आज तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। अबीर मुस्कुराते हुए बोला। तो तुमने क्या कहा? निमृत ने कहा, मैंने कहा मेरे प्यार का असर है। मैंने अपने प्यार का इजहार किया है और निमृत को किस भी किया है, इसलिए चेहरा चमक रहा है। अबीर शरारत से बोला तो निमृत ने उसके कंधे पर एक मुक्का जड़ दिया। ये सब बातें भी कोई बोलता है क्या? निम्मी ने झूठी नाराजगी दिखाई। अरे दोस्तों के बीच सब बातें हो जाती हैं। अबीर ने कहा तो निमृत की आंखें बड़ी हो गई। तुम ना बहुत बड़े वाले बेवकूफ हो, अपनी पर्सनल बातें किसी से थोड़ी ना कहते हैं। निमृत बोली, अरे बाबा तुम अभी नहीं जानती हम दोनों का रिश्ता, और जो हम दोनों के बीच पर्सनल मोमेंट्स हुए हैं ना, उन सब का बहुत बड़ा कारण मोंटी है। उसी ने मुझे समझाया और उसी ने मुझे सिखाया था। सच कहूंगा तो वह एक सच्चा वेलविशर है, समझी? अबीर ने निमृत के गाल से हाथ लगाकर कहा तो निमृत मुस्कुरा उठी। हाँ मेरी भी फ्रेंड थी एक दिल्ली में, बहुत अच्छी। हम दोनों भी एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे। निमृत कुछ सोचते हुए बोली, अब कहाँ है, कुछ बातचीत नहीं होती क्या तुम्हारी? अबीर ने सवाल किया। नहीं, एक बार बात हुई थी पर उसके बाद से नहीं हुई। मैं अपने परिवार में बिजी हूँ और वह अपनी पढ़ाई में तो समय ही नहीं मिलता। निमृत बोली, पढ़ाई में क्या कर रही है वह? अबीर ने जानकर पूछा। दिल्ली मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है उसका। निमृत बोली और फिर वापस विंडो की तरफ देखने लगी। आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। अबीर ने इसका कंधा थामा और उसे अपने कंधे से टिका लिया। निमृत ने उसके बाद कोई बात नहीं की, बस अमीर की बाह को मजबूती से थाम लिया। आखिर हर कुछ खोने के बाद एक अबीर ही तो था उसके पास, जिसे पाकर अब उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही थी। तो वही अबीर के दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी और उसने सोच लिया था कि वह आज त्रिपाठी जी से बात करेगा। दोनों घर पहुंचे और निम्मी अपने रूम में चली गई तो वहीं अबीर त्रिपाठी जी के कमरे में आ गया। तो कैसा रहा शादी का प्रोग्राम? त्रिपाठी जी ने पूछा। सब बहुत अच्छे से रहा है पापा, बाकी आपसे कुछ बात करनी थी।
अबीर उनके सामने बैठते हुए कहा। रात भर के जागे हो, आराम कर लो जाकर, फिर एकेडमी भी तो जाओगे, बातें बाद में होती रहेगी। त्रिपाठी जी बोले। कोई बात नहीं पापा, इतना थका नहीं हूँ, और फिर अभी निमृत भी तो घर का काम कर रही है, तो मैं तो बैठकर आपके साथ बात कर ही सकता हूँ ना। अबीर बोला। हाँ बोलो, क्या बात है, क्या कहना है। त्रिपाठी जी चाय की चुस्की लेते हुए बोले। पापा आपको तो पता ही होगा, निमृत मेडिकल की तैयारी कर रही थी। अबीर ने कहा तो त्रिपाठी जी ने चाय का कप टेबल पर रखा और गहरी सांस ली। हाँ बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने पहले तुम दोनों के रिश्ते की बात की थी तो सुधाकर ने इसी वजह से मना कर दिया था, क्योंकि निमृत का कुछ ही महीने बाद एग्जाम होने थे और निमृत उसमें डूबी हुई थी और सुधाकर नहीं चाहते थे कि निमृत की पढ़ाई बीच में छूटे। त्रिपाठी बोले। पर फिर भी तो पढ़ाई बीच में छूटी ना पापा। अबीर ने कहा। हाँ बेटा, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, उसे समझाया, उसकी कोचिंग की भी बात की, पर वह कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो विश्वास नहीं होता, इतनी होशियार लड़की का मन एकदम से पढ़ाई से कैसे और उचट गया। वह इतनी पढ़ने लिखने में तेज है, सुधाकर ने खुद बताया था मुझे, फिर एकदम से उसका पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता। त्रिपाठी बोले। मन उसका नहीं उच्चटा पापा, उच्चटाया गया है। अबीर बोला तो त्रिपाठी ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। हाँ पापा, मैं ठीक कह रहा हूँ, उसका ब्रेन वॉश किया गया है, चाहे तो इमोशनली प्रेशर देकर या फिर ब्लैकमेल करके, पर उसे बुआ जी और दादी दोनों ने मिलकर तैयार किया है अपनी पढ़ाई छोड़कर इस घर की देखभाल करने के लिए। अबीर ने कहा तो त्रिपाठी जी हैरान थे। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो बेटा। त्रिपाठी बोले। मैं नहीं कहता, अगर मैंने नहीं सुना होता, जिस दिन सिमरन के साथ वह हादसा हुआ था, मैंने खुद अपने कानों से दादी माँ को निमृत से कहते सुना था कि उन्हें हो सके तो माफ कर दे, क्योंकि उनके कारण निमृत को अपना सपना छोड़ना पड़ा और यह घर संभालना पड़ा। अबीर बोला। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत है। मैं तो सोचता था कि निमृत तैयार नहीं है, इसलिए जबरदस्ती कैसे पढ़ाया जा सकता है। त्रिपाठी बोले। यही बात आपसे करनी थी पापा, मैं चाहता हूं कि निमृत फिर से तैयारी करे, अपनी मेडिकल की और डॉक्टर बने। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है पापा, इस घर के लिए भी किया है, हम सबके सपनों के बारे में सोचती है वह, पर अपना सपना पीछे छोड़ दिया है। प्लीज पापा, अब आप भी मेरा साथ दीजिए। अबीर बोला। मैं पूरी तरीके से तैयार हूं बेटा, मैंने तुमसे कहा भी था ना कि मैंने अटैचमेंट के लिए बात कर ली है। सिमरन और समीर के एग्जाम हो जाए उसके बाद दिल्ली के एक स्कूल में मैंने अटैचमेंट के लिए बात कर ली है, तो मैं वहां पर जाकर जॉब कर लूंगा। वैसे भी 4-5 साल ही बचे हैं मेरी नौकरी के, नहीं हो पाया तो वीआरएच ले लूंगा, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। त्रिपाठी बोले। निमृत को समझाने की जिम्मेदारी मेरी पापा, बाकी मैं तो चला जाऊंगा, वह अपनी तैयारी करती रहेगी, जिस तरीके से मैं अपने लक्ष्य की तरफ, समीर अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, सिमरन अपना देख रही है, वैसे ही निमृत का भी तो कोई लक्ष्य होना चाहिए। लड़कियों का लक्ष्य सिर्फ घर गृहस्थी संभालना और सुबह शाम का खाना बनाना तो नहीं होता ना पापा, उनके अंदर अगर काबिलियत है तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। अबीर बोला तो त्रिपाठी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और थपका। मुझे बहुत गर्व है बेटा तुम्हारी सोच पर, और तुम जो भी करो, निमृत को जैसे भी मनाओगे, मैं पूरा साथ दूंगा, और वादा करता हूं तुम भले चले जाओगे एकेडमी पर, मैं समीर सिमरन के साथ ही निमृत की पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि वह एक काबिल डॉक्टर बन सके। त्रिपाठी बोले तो अबीर मुस्कुराया और उठकर बाहर निकल के देख। निमृत कपड़े चेंज करके किचन में थी, रात भर की जगी हुई थी, पर फिर भी आराम नहीं किया और सीधा किचन में आकर काम कर रहे थी। कितनी अलग हो तुम, हर समय दूसरों के बारे में सोचती हो, हम सबकी खुशी, हम सबकी सहूलियत के लिए तुम हर कुछ करने को तैयार हो। अब मेरी बारी है, तुम तो एक परफेक्ट सोलमेट बन गई, अब तुम्हारा सोलमेट कहलाने का हक मुझे भी तो मिलना चाहिए, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी लाइफ पार्टनर के हर सपने को पूरा कर सकूं। अबीर ने कहा और फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। आज त्रिपाठी जी से बात होने के बाद अबीर का निर्णय और भी मजबूत हो गया था। उसने तय कर लिया था कि वह अब निमृत के सपनों को जरूर पंख देगा, और कैसे कुछ भी हो जाए निमृत को उसकी बात माननी ही होगी। वह जानता था कि निमृत जिद करेगी, पर उसने तय कर लिया था कि वह निमृत को मना कर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पर इस बार वह हार नहीं मानेगा और ना ही निमृत को हार मानने देगा। निमृत, तुम डॉक्टर बनोगी, जरूर बनोगी, और बहुत ही काबिल डॉक्टर बनोगी। मैं हूं तुम्हारे साथ, पापा है तुम्हारे साथ, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, बस अब तुम्हें हिम्मत करनी है और अपने कदम बढ़ाने हैं। आज तुम अपनी जिस सहेली का जिक्र कर रही थी, जल्दी ही तुम भी उसके साथ उस कॉलेज में होगी, और मुझे पता है कि तुम उससे भी काबिल डॉक्टर बनोगी।
और जिस दिन तुम डॉक्टर बनकर आओगी उस दिन मेरे साथ इस पूरे परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। और सच बता रहा हूं, उस दिन जितनी खुशी मुझे होगी इतनी शायद तुम्हें भी नहीं होगी। तुम सोच भी नहीं सकती कितना कुछ सोच लिया है मैंने तुम्हारे लिए। बस अब सब कुछ करने का समय आ गया है और जल्दी ही मैं अब वह सब करूंगा और तुम्हें तैयार करूंगा फिर से अपने कदम अपने लक्ष्य की तरह बढ़ाने के लिए, अबीर ने खुद से ही कहा और फिर फ्रेश होकर नीचे आ गया। तब तक निमृत ने सबके लिए नाश्ता और चाय बना ली थी। साथ ही अबीर की डाइट के हिसाब से नाश्ता और उसका मिल्क शेक भी। सबने नाश्ता किया और फिर अबीर उठ खड़ा हुआ। निमृत, मैं अकेडमी जा रहा हूँ। जैसा रोज होता है दोपहर का खाना मत बनाना, शाम का ही बनाना, दोपहर को मैं वहीं पर रहूंगा, अबीर ने कहा तो निमृत ने गर्दन हिलाई और उसी के साथ अबीर अकेडमी चला गया। त्रिपाठी जी अपने स्कूल चले गए और वही समीर और सिमरन अपने अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करने लगे क्योंकि उन दोनों के एग्जाम्स चल रहे थे। तो मित्रों, अगला पार्ट जल्दी ही सुनते रहिए सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। आगे क्या मोड़ लगी अबीर और निमृत की जिंदगी जानेंगे बहुत जल्द।